बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम नेक्स्ट अपना सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मैंने एक पोल बनाया था, तो उसमें मोस्ट लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही कहा था। तो ये एक इम्पोर्टेंट सिस्टम तो आपके सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। तो लेकिन हम यूएचएस के लिहाज से देखेंगे, आपके इम्पोर्टेंट एससीक्यू एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं वही हम करेंगे। सबसे पहले तो आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी एनाटॉमी ये चीज़ आनी चाहिए। कोई भी सिस्टम हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक यूनिट की। तो हम एल्वियोलाई का नॉर्मल स्ट्रक्चर देखेंगे। ये आपको कैपिलरी, उसकी बेसमेंट, पहले तो एंडोथीलियम अंदर नज़र आ रही है, और ये जो ब्लू ब्लू से सेल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, अभी दिखाए हैं। उसके नीचे ये रेड कलर की जो लाइन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को शो कर रही है। अब इस साइड पे मैंने दिखाया है, दूसरी साइड एल्वियोलाई की साइड पे भी आपको यही दो लेयर्स नज़र आ रही हैं। उसके बाद जो स्पेस नज़र आ रही है एल्वियोलाई और कैपिलरी के दरमियान, वो है इंटरस्टिशियल स्पेस। तो उसमें ये आपको फाइब्रोब्लास्ट, ब्लू कलर के लॉन्ग लॉन्ग से सेल मिल रहे हैं। तो ये हैं फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। तो इसके बाद ये एल्वियोलाई आप देखें, इसके बाहर वाली ब्लैक लाइन जो नज़र आ रही है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो अंदर आपको एपिथीलियम मिल रही है। एपिथीलियम में टाइप 1 न्यूमोसाइट्स ही आपको दिखाएं, ठीक है, एपिथीलियल सेल है। इसमें दो किस्म के सेल मिलते हैं, एक तो टाइप 1 न्यूमोसाइट, ठीक है, तो मोस्टली तो ये आपके एपिथीलियम को बना रहे होते हैं। तो दूसरा आपको कुछ बड़े बड़े से सेल भी इसमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है, एपिथेलियम में ये वाला सेल देखिए। तो ये क्या सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं, ये टाइप 2 न्यूमोसाइट। तो ये आप मोस्टली जब बच्चों में कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है तो वो इसकी वजह से होता है, वो उनमें अभी सर्फेक्टेंट जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू नहीं होता, तो इस वजह से उनमें होता है। तो इधर भी इसका डैमेज होगा, ठीक है। अभी इसमें से किसी चीज़ का भी डैमेज हुआ, अब कैपिलरी की एंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इधर एल्वियोलाई है, इसकी दो मेम्ब्रेन्स हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एपिथेलियल सेल्स हैं। तो अगर लंग में कोई भी पैथोलॉजी होगी तो इनमें से कोई ना कोई स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज होगा। तो अगर आपको नॉर्मल फंक्शन पता है, ठीक है, कितनी लेयर्स क्रॉस करके कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी से जा रही है एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आ रहा है कैपिलरीज में, ठीक है, 4 लेयर्स क्रॉस कर रहे हैं, दरमियान में इंटरस्टिशियम है। तो ये इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ये आपने अब जहन में रखना है, तो आगे सारी आपकी जो मॉर्फोलॉजी है, पैथोजेनेसिस है, वो आपके लिए आसान हो जाएगी। तो हम पहला टॉपिक एटलेक्टेस से ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कोलैप्स। क्या कोलैप्स? आपका एल्वियोलाई कोलैप्स कर जाता है। इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ लंग वॉल्यूम ड्यू टू इनएडिक्वेट एक्सपेंशन। अब हर वो फैक्टर जो कि एल्वियोलाई को एक्सपैंड नहीं होने देगा, उसमें रुकावट करेगा उसके एक्सपैंड होने में, दैट विल लीड टू कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाएंगे। अब उसके अंदर एल्वियोलाई के, अब आप फर्ज करें कि एक गुब्बारा है, अगर आप उसमें हवा भरना चाहें, ठीक है, सबसे पहले जब शुरू करते हैं आप हवा भरना, तो शुरू में हवा भरना थोड़ा आपका जोर जो है वो ज़्यादा लगता है, ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है, ठीक है। तो लेकिन जब हवा उसमें भर रही है, आहिस्ता आहिस्ता आपका जो जोर है या पावर है, आप कह लें कि वो कम लगना शुरू हो जाती है। अब यही रूल जो है इधर आपके एल्वियोलाई में अप्लाई होता है, ठीक है। नॉर्मल जो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है वो इसीलिए होता है ताकि आसानी से एयर जो अंदर आ सके। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम सारा आप एक्सपायर करते और सारा आपकी एयर, सारी एयर जो है बाहर चली जाती, तो आपके जो एल्वियोलाई वो क्या होते, कोलैप्स कर जाते, ठीक है। तो अब हम हर वो कंडीशन देखेंगे जो कि इसको कोलैप्स करवाती है, ठीक है। उस लिहाज से इसकी 3 टाइप्स रोबन में लिखी हुई हैं। सबसे पहले रिजॉर्प्शन एटलेक्टेसिस। तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो वो एयर को एंटर नहीं होने देती। तो जो पहले थोड़ी बहुत एयर रेजिडुअल होती है वो कैपिलरी में एब्जॉर्ब हो जाती है, तो बाकी अब एयर तो कोई नहीं बची। अब एल्वियोलाई क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। अब कौन कौन सी चीज़ है जो ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा सकती है? म्यूकस है या म्यूकोपोरलेंट प्लग है। और इसके बाद बच्चों में मोस्ट कॉमनली उनको चीज़ मुंह में डालते हैं, तो ठीक है, फॉरेन बॉडी वो आ सकती है। और इसमें आपको क्या है, एक पार्ट का लंग के, एक लोब्यूल का, एक पार्ट का इसमें कोलैप्स मिलता है। तो उसके बाद दूसरा है कंप्रेशन एटलेक्टेसिस। तो बाहर से कोई चीज़ आपके एल्वियोलाई को या लंग को कंप्रेस कर रही है, तो क्या हो सकता है, आपकी जो लंग के बाहर है प्लूरल कैविटी, उसमें फ्लूइड हो सकता है, ब्लड हो सकता है, एयर हो सकती है। तो इसे हम मैकेनिकल कोलैप्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये किन कंडीशन में, अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर तो फ्लूइड आपको मिलेगा, न्यूमोथोरेक्स है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजरी होगी, प्लूरा आपका इंजर हुआ, उसमें एयर आनी शुरू हो गई, ठीक है, न्यूमोथोरेक्स वो भी कंप्रेस करेगा। उसके बाद बेजल एटिलेक्टेसिस, ये कंडीशन है
ये होता है मोस्ट जो बेड रिडन पेशेंट हैं या जिनकी सर्जरी हुई होती है, तो इसमें होता है कि जब वो लेटे रहते हैं काफ़ी अर्सा तक, तो जो डायाफ्राम है उसको प्रेशर एब्डोमेन से लगता रहता है, ठीक है। तो वो कंप्रेस करता है किसको, आपके लंग्स को, ठीक है। तो जब लंग्स को पे प्रेशर लगेगा, कंप्रेस होगा, तो उसमें क्या हो, एटिलैक्टेसिस हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं बेजल एटिलैक्टेसिस। उसके बाद तीसरी इसकी आखिरी जो फॉर्म है वो हुआ कॉन्ट्रैक्शन एटिलैक्टेसिस। नाम से पता चला कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं, या तो बाहर कोई चीज है या अंदर है, क्या फाइब्रोटिक चेंजेस इन लंग और प्लूरा, कोई भी पैथोलॉजी होगी तो उसमें क्या होगा, बॉडी जो है रीजनरेट करने की कोशिश करती है, तो उसमें फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह आपकी जो लंग्स हैं वो रिजिड हो जाता है, ठीक है, एल्वियोलाई रिजिड हो जाते हैं। या प्लूरा में कोई इंजरी हुई, प्लूरा रिजिड हो जाएगा, तो वो कंप्रेस करने की कोशिश करेगा एल्वियोलाई को। दैट इज थर्ड टाइप, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन एटिलैक्टेसिस। तो ये डायग्राम देखिए, रिजॉर्प्शन एटिलैक्टेसिस, ये इसमें आपको क्या मिल रहा है, ये ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है, ठीक है, और ये लोकल ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है ऊपर वाले आपको पार्ट में मिल रही है, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट ये आपका क्या हुआ है, उसकी कोलैप्स, वो कोलैप्स हो गया। ये दूसरा है कंप्रेशन एटिलैक्टेसिस, ये फ्लूइड आपको नीचे नजर आ रहा है, ठीक है, तो फ्लूइड नीचे से कंप्रेस कर रहा है लंग को, ठीक है, तो नीचे से ही वो कोलैप्स हुआ है। उसके बाद ये है आखिरी कॉन्ट्रैक्शन एटिलैक्टेसिस, तो इसमें ओवरऑल पूरा लंग ही आपको कोलैप्स मिल रहा है, ठीक है, एक साइड का। तो ये है क्योंकि इसमें या तो लंग में फाइब्रोसिस हुई या फिर प्लूरल कैविटी में, सिर्फ ओवरऑल आपको कोलैप्स मिल रहा है। तो चलें इसके बाद हम एक्यूट लंग इंजरी देख लेते हैं, ठीक है, ये हमारा टॉपिक शुरू होता है। तो एक्यूट लंग इंजरी में, अब लंग इंजरी, ठीक है, इसमें काफ़ी सारी टर्म्स आ जाती हैं, तो काफ़ी सारी डिजीज आ जाती हैं जो कि लंग को इंजर कर रही होती हैं। कवर द स्पेक्ट्रम ऑफ बायलेटरल पल्मोनरी डैमेज, उसमें पल्मोनरी में आपका एपिथेलियम और एंडोथेलियम जो भी है वो स्ट्रक्चर दिखाया है मैंने, ठीक है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आएंगे, एक्यूट डिस्निया, सांस लेने में मुश्किल होगी, ठीक है, तो और क्योंकि एल्वियोलाई डैमेज हो चुका है, हाइपोक्सीमिया, और कैपिलरी अगर डैमेज हो जाए एल्वियोलाई, ठीक है, तो परफ्यूजन सही तरह नहीं होगी, हाइपोक्सीमिया, आर्टीरियल ब्लड की ऑक्सीजन कम होगी, पल्मोनरी इनफिल्ट्रेट, ठीक है, कैपिलरी से बाहर आना शुरू हो जाएगा इनफिल्ट्रेट। अब काजेज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में हमारे पास निमोनिया है और एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स है, ठीक है, डायरेक्ट जाके इंजर करेंगे। इनडायरेक्ट में हमारे पास सेप्सिस है और स्वेयर ट्रोमा विद शॉक, ठीक है, सेप्सिस है, कहीं और पे जख्म हुआ है, कहीं और बॉडी पे जख्म है आपकी, ठीक है, तो वहां से ब्लड में इन्फेक्शन आया, वो लंग में चला गया है, तो वहां पे जाके सेप्सिस स्टार्ट कर दिया, वो भी इंजरी काज करवाई गया, ठीक है। तो अब एक्यूट लंग इंजरी अगर प्रोग्रेस करती है, उसे सही तरह ट्रीट नहीं करते हम, दैट विल लीड टू एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। बच्चों में भी होता है सर्फेक्टेंट की कमी की वजह से, ठीक है। तो इधर हमारे पास काज क्या है, एक्यूट लंग इंजरी, ठीक है। अब हम इसकी पैथोजेनेसिस आगे देखते हैं। तो अब एक्यूट, पहले तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखते हैं, ठीक है, होता क्या है। अब इसकी आपको शुरू तो पता चल गया, स्टार्ट कहाँ से है, एपिथेलियम में एंडोथेलियम का डैमेज होगा, पल्मोनरी डैमेज है, ठीक है, एक्यूट लंग इंजरी की टाइप है आगे। तो क्योंकि इसमें मैंने कहा था स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज को कवर करता है, तो अब इसमें क्या होगा, सिम्टम इसकी रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी, सांस लेने में मुश्किल होगी, साइनोसिस, ठीक है, तो क्योंकि सही तरह ऑक्सीजनेशन नहीं ब्लड की हो रही, और सीवियर हाइपोक्सीमिया भी यही है, आर्टीरियल ब्लड की ऑक्सीजनेशन कम हो रही है, और मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर, ठीक है। तो क्योंकि जब ऑक्सीजनेशन ब्लड की नहीं होगी तो ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन पे सारा सिस्टम चल रहा होता है। अब हिस्टोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन को, इसको डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज भी कहते हैं, डीएडी। तो पैथोजेनेसिस में ये है कि कैपिलरी और एल्वियोलर इन मेम्ब्रेन का डैमेज हुआ, ठीक है, इन दोनों में से दोनों का भी हो सकता है, एक का भी हो सकता है, ठीक है, कैपिलरी या एल्वियोलाई दोनों का भी, एक का भी। और जब ये होगा तो वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ेगी, कैपिलरी का डैमेज हुआ, परमिबिलिटी बढ़ेगी, जारी बात है, और एल्वियोलाई में फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये फ्लूइड आ चुका है, क्या होगा, लॉस ऑफ डिफ्यूजन कैपेसिटी, ठीक है, फ्लूइड आ गया, नॉर्मल जिस तरह डिफ्यूजन हो रही थी, ठीक है, कंटेंट्स की, तो वो नहीं होगी। अब डैमेज टू टाइप 2 न्यूमोसाइट्स से किस में होते हैं, एपिथेलियम में होते हैं, पीछे मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। तो उनमें उनका डैमेज होगा तो वो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं, सर्फेक्टेंट एबनॉर्मलिटीज, ये दो चीजें, ठीक है, मेन जो है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम करती हैं, ठीक है। सर्फेक्टेंट नहीं प्रोड्यूस हो रहा, डिफ्यूजन भी नहीं हो रही, ठीक है। तो ये, तो आगे हम इसकी ना वो देखते हैं, क्या कहते हैं कि इंजरी कैसे होती है, ठीक है, वो हम शुरू से देख रहे हैं। सबसे मैक्रोफेजेस आएंगे,
वो क्या करेंगे, इंटरल्यूकिन 1 ट्यूब नेक्रोसिस फैक्टर को रिलीज करेंगे। दैट विल एक्टिवेट, ये तीनों फैक्टर एक्टिवेट करेंगे एंडोथेलियम जो कैपिलरी की है और न्यूट्रोफिल जो कैपिलरीज के अंदर है, ठीक है। तो इन दो चीज़ों को एक्टिवेट करेंगे। अब न्यूट्रोफिल जो है ये प्रो इन्फ्लेमेटरी, ठीक है, आपके पास जो है प्रोडक्ट्स को रिलीज करेगा। ऑक्सीडेंट्स है, प्रोटीएज हैं, प्रोटीन एक्टिवेटिंग फैक्टर है, ल्यूकोट्राइन है, जो कि डैमेज करते हैं, ठीक है, डैमेजिंग फैक्टर हैं सारे एंडोथेलियम को और एपिथेलियम को। एंडोथेलियम डैमेज होगी तो वेस्कुलर लीकीनेस होगी, ठीक है। एंडोथेलियम आपको पता है कि कैपिलरी में पाई जाती है, तो वहां से लीक करना शुरू कर दिया कैपिलरी। और एपिथेलियम का डैमेज होगा तो लॉस ऑफ सर्फेक्टेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि एपिथेलियम के अंदर ही टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स पाए जाते हैं, और टाइप 2 का डैमेज होगा तो लॉस ऑफ सर्फेक्टेंट। ये दोनों चीजें मिलके एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को लीड करते हैं, ठीक है। तो ये इसका पूरा मैंने फ्लो चार्ट एक बना दिया है, ठीक है, अच्छे से आपने याद कर लेना है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी प्रोटीएज, एंटी इन्फ्लेमेटरी साइट होगा। नॉर्मली प्रो इन्फ्लेमेटरी और एंटी इन्फ्लेमेटरी बैलेंस करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन अब ये जो मैंने एंटीऑक्सीडेंट, एंटी प्रोटीएज, ये सारे क्या हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। ये इनहिबिट कर रहे होते हैं किसको, ऑक्सीडेंट्स, प्रोटीएज, जो प्रो इन्फ्लेमेटरी आपके पास साइटोकाइन या प्रोडक्ट्स पड़े हैं, ठीक है। लेकिन जब प्रो इन्फ्लेमेटरी ज्यादा हो जाएंगे किससे, एंटी इन्फ्लेमेटरी से, तो ARDS हो जाएगा।